देखिए स्क्रीन शो हो रही है. Yes, sir. ओके फाइन. So good morning to everyone. So it's about the next class regarding the law of contract. Till now we cover the general law of contract and every aspect of contract. One thing I want to be clear with the everyone. What you need to do, पूरा कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है. एवरी सेक्शन यू हैव टू बी गो थ्रू विद दैट एंड स्पेशली विद द इलस्ट्रेशंस. इलस्ट्रेशन जरूर आपकी कवर हो. एक चीज़ ये है. और इलस्ट्रेशन तो प्राइमरी सेम ऐसी की ऐसी ही आ जाती है एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम. जैसी इलस्ट्रेशन आपको यहाँ दे रखी है ऐसी ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी. अब दो पार्ट में कॉन्ट्रैक्ट डिवाइडेड है. जो जनरल लॉ वाला कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा है सेक्शन 1 टू अराउंड 173 तक. आगे कहीं भी कोई कॉन्ट्रैक्ट की बात आ रही है, कोई एग्रीमेंट, कंसेंट, कंसिडरेशन, ब्रीच, ये सारी चीज़ें मिलती हैं. तो दीज आर द लॉ विच ऑलवेज बी अप्लाइड. इसके बाद जितना भी हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे दैट इज द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. चाहे वो बेलमेंट है, चाहे प्लेज है, चाहे एजेंसी है, इन सब के अलावा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, पार्टनरशिप है, ऑल आर द स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट. दे आर मेड फॉर द स्पेसिफिक फीचर्स. वी विल बी गो थ्रू विद देम आल्सो. क्लियर? यू हैव टू बी गो विद द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बेयर एक्ट. कोई भी ऐसा ना हो कि जी बेयर एक्ट का कोई सेक्शन आपने छोड़ दिया हो और आप ये कहें कि ये तो इम्पोर्टेंट नहीं. जैसे कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट का मैं बताऊं कि एज सच कंपैरेटिवली स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से कम क्वेश्चन आते हैं कंपैरेटिवली. बट इट डजेंट मीन कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आते ही नहीं है. गिव मी अ मिनट. आई थिंक देयर इज अ इंपॉर्टेंट कॉल इज कम टू मी. गिव मी अ मिनट. हाँ, सॉरी. सो वट आई सेड दैट कि ऐसा नहीं कि स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से क्वेश्चन आते ही नहीं है. अब तो जो नया ट्रेंड आ रहा है धीरे धीरे क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के एरिया से. बेलमेंट है, एजेंसी, इन सबसे बढ़ रहे हैं. वट आई गिव टू यू इन टूडेज क्लास, आई विल गिव द जस्ट ब्रीफ structure about these special contract. We will discuss the every aspect of the bit about the little bit about the special contract. What you need to do, you just have to be go through with the sections. Simply go through with the sections and the headings of the sections. What you get? Two three things you just may recognize that definition, rights, duty. Definition, rights, duty. एजेंसी है तो पार्टनर और एजेंट की राइट्स एंड ड्यूटीज़. बेलमेंट है तो बेलर बेली की राइट्स एंड ड्यूटीज़. गारंटी है तो डेप्टर पेई और क्रेडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज़. दीज आर थिंग्स विच यू हैव टू बी गो थ्रू इन अ डायरेक्टली फॉर्म वेयर यू विल बी गो विद द सेक्शंस क्राइटेरिया. आल्सो मेमोराइज द सेक्शन. नो वन कैन हेल्प यू इन अ मेमोराइजेशन. It's your work, you have to be memorize it. I will provide the one liner to regarding the, as like the other subject of one liner I will also provide to them. And the list of case I also preparing to everyone, जिसमें सिर्फ आपको केस लिस्ट मिलेगी सम अबाउट द केस. क्लियर? वो कर लें, पीडीएफ कर लें, बियर एक्ट रीड कर लें. बियर एक्ट में दो ही सब्जेक्टों के लिए बोलूँगा, कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्रैक्ट के साथ जो पार्टनरशिप और सोगा जो अभी हम करेंगे सेल्स ऑफ गुड्स उसमें, और एक आपके बीएनएस में. इसके अलावा बेयर एक्ट एज सच कहीं रिक्वायर्ड नहीं होगा. जो मैंने पीडीएफ दिए दैट विल कम्प्लीटली सफिशिएंट विद देमसेल्फ. और कॉन्ट्रैक्ट के केस में भी पीडीएफ ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट कवर करेगी. फिर भी पर बेयर एक्ट जाना, गो थ्रू करना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, चल. दैट थिंग इज अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट. वट थिंग आई वांट टू बी टेल यू अबाउट नाउ. एक छोटा सा एक टॉपिक था वो अभी कॉन्ट्रैक्ट का रह गया था, एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. इसके बारे में छोटा सा एक डिस्कस भी करा था. एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. व्हाट द एंटीसिपेशन. एंटीसिपेटरी वर्ड कभी आपने सुना? इन किस इन विच थिंक यू डू यू रिमेंबर एंटीसिपेटरी बेल? है ना, एंटीसिपेटरी बेल बोलते हैं ना हम एक. तो व्हाट द कंसेप्ट रिगार्डिंग द एंटीसिपेटरी बेल इज दैट कि you get the bail whenever you have anticipation that you will be arrested in some cases, in some offense, in a case some offense which is the non bailable. अरेस्ट होने से पहले बेल ले लेना उसे हम एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं. सेम विद द एंटीसिपेटरी ब्रीच. एंटीसिपेटरी ब्रीच इज लाइक दैट
you have the anticipation that the another party is going to breach your contract, another party going to breach your contract, then you start to claim the remedy before the breach. ब्रीच होने से पहले ही आपने रेमेडी क्लेम करनी स्टार्ट कर दी कि भाई अगर तू ब्रीच करेगा तो मुझे पैसे दे देना, या फिर नई नई परफॉर्मेंस कर देना, या फिर आपको डर है कि वो ब्रीच करेगा तो आपने कहीं और से कॉन्ट्रैक्ट की फुलफिलमेंट के लिए अरेंजमेंट करनी स्टार्ट कर दी. दैट इज द सेक्शन 39 ऑफ द एंटिसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच टेल. ज़्यादा हम इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, वी जस्ट गो विद द 2-3 थिंग्स कि भाई एक तो एंटिसिपेशन में आपने रेमेडीज़ का क्लेम करना स्टार्ट कर दिया, एंड फ्रॉम यू गेट द एंटिसिपेशन. अब आपको एंटिसिपेशन मिलेगी कैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो सकता है? या तो पार्टी खुद बता रही है, पार्टी हिमसेल्फ सेड टू यू, जो सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस इस तरीके से पार्टी क्रिएट कर रही है या अपने आप क्रिएट हो रहे हैं, दैट विल बिकम द थिंक दैट द योर कॉन्ट्रैक्ट विल गोइंग टू बी ब्रीच्ड. ये थर्ड पार्टी है, थर्ड एक्ट हो रहा है. द पार्टी नॉट टॉक टू यू डायरेक्टली, he said to the someone other one कि I will not do it, I will not do it. On this that basis you doing that thing. पार्टी के एक्ट से आपको लग रहा है कि सपोज कोई सिंगर है, उसने 3 कंसेंट रख रखे हैं, 27 का, 28 का और 29 का. अब वो 27 के में भी नहीं गया, 29 के में भी नहीं गया, और इंडिया में कॉन्सेंट होने हैं तीनों, वो है लंदन में. तो ये एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 29 को भी नहीं कर पाएगा. ठीक है, दैट इज द एंटिसिपेशन. ऑन दैट एंटिसिपेशन यू हिमसेल्फ क्लेम अ रेमेडी बिफोर द ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर? चल अब हम चलते हैं आगे. 2-3 स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वेयर वी गो. फर्स्ट इज अबाउट द इंडेमिनिटी. व्हाट द इंडेमिनिटी सेज, वन पार्टी ए, अनदर इज अ बी. ए प्रॉमिस टू बी, ए ने बी को प्रॉमिस करा वट दैट ही विल बी इंडेमनीफाई हिम. Indemnify him. Indemnify means he will be secured him for any loss whatever be occurred to him. किसी भी लॉस से वो उसको सिक्योर करेगा, इंडेमनीफाई करेगा, कवर्ड करेगा. फॉर अ सर्टेन प्रॉमिस, फॉर अ कंसिडरेशन, वट एवर बी द कंसिडरेशन, किसी चीज़ के लिए भी. जैसे कि एक इंश्योरेंस कंपनी होती है, मेडिक्लेम कंपनी, इंश्योरेंस मेडिक्लेम कंपनी लेते हैं. मेडिक्लेम कंपनी एक बंदे को, पर्सन को क्या देती है कि वेन एवर यू विल बी गेट एनी टाइप ऑफ डिसीज, यू विल बी इल, आई विल बी प्रोवाइड टू यू द मेडिकल एड्स टू यू, एंड वट आई विल बी गेट द प्रीमियम. ठीक है, इसी तरीके से या फिर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, उसने कहा, शॉपकीपर ने अपनी शॉप का इंश्योरेंस करा रखा है, तो इंश्योरेंस कंपनी वट से वट एवर बी द लॉस अकर टू योर शॉप, वट एवर बी द loss occur to your shop, I will be paid. You do your work confidently, I am here, I will pay to you. या फिर आपने हेल्थ इंश्योरेंस करा रखा, लाइफ इंश्योरेंस करा रखा कि वट एवर द लॉस अकर टू योर लाइफ, आई विल पे यू सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी. जितना अब आपने कहा है कि भाई इतने तक के लिए इंडेमनीफाई करेंगे, उतने तक के लिए हम कर देंगे. दैट इज द इंडेमनिटी. क्लियर? चल, नेक्स्ट इज अबाउट द गारंटी. इंडेमनिटी की 2 ही सेक्शन है, ड्यूटी ऑफ द इंडेमनीफायर एंड द डेफिनेशन ऑफ द इंडेमनिटी. यू नो यू विल गो विद दैट. गारंटी थोड़ा सा समझेंगे. गारंटी में 3 लोग हैं, ए बी सी. ही इज अ क्रेडिटर जो पैसे दे रहा है, ही इज अ डेब्टर जो पैसे ले रहा है, और ही इज अ श्योरिटी. अब क्या है होता है इसमें कि B claim a money from A, B demand a money from A, and A give the money to B. A ने B को पैसे दिए for a certain time period, depth दी, and B will be returned to him after that time period, after that obligation. What the C get? C said to A that if B will not to pay you, I will pay you. I will pay to you. अब देखो यहाँ पे A ने पैसे दिए और B ने पैसे लिए, बाद में रिटर्न करे, तो दोनों के पास तो कंसिडरेशन है. ठीक है, और A ने क्या दिया, A ने A को प्रॉमिस दिया, C ने A को प्रॉमिस दिया.
कि मैं वादा करता हूं, बी की गारंटी मैं लेता हूं कि अगर बी पैसे नहीं दे पाया तो मैं दे दूंगा। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज रेज, व्हाट द सी गेट, सी को क्या मिला इसमें? भाई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम, सी को चाहिए कंसिडरेशन। भाई सी ने प्रॉमिस दिया, सी को रिटर्न में क्या मिला? सी को रिटर्न में जो ये वाली कंसिडरेशन है ना, ये ही सी की कंसिडरेशन है कि ए ने मेरी जवान की कीमत रखी। आई गिव द गारंटी टू ए अबाउट द बी कि ही विल पे यू द मनी वट एवर यू गिव टू हिम। इफ ही विल नॉट बी पे, आई विल बी गिव, आई एम हियर, डोंट बी वरीड, काइंडली पे हिम। तो सी के कहने पे जो ए ने एक्ट करा वही सी के लिए कंसिडरेशन है। भाई सी को क्या चाहिए था? मेरी बात मान ले, सी की बात मान ली गई, दैट इज द कंसिडरेशन फॉर सी। और उसकी बात मानने के एवज में सी ने क्या दिया? प्रॉमिस दिया कि डोंट बी वरीड, इफ बी विल नॉट टू पे, आई विल पे टू यू। क्लियर? तो यहां पे ए और सी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कहीं ना कहीं इंडेमनिटी जैसा नहीं लगता? सी ने ए से क्या कहा? इफ यू गेट एनी लॉस फ्रॉम बी, आई विल बियर इट, आई विल बी इंडेमनीफाई यू फ्रॉम द लॉस फ्रॉम बी। तो इनके बीच में तो इंडेमनिटी का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। इसने एक कॉन्ट्रैक्ट यहां से पैसे लेने का करा, दूसरा देने का करा। तो 1 2 3, 3 पार्टी 3 कॉन्ट्रैक्ट। सॉरी, अच्छा, देखो, ए और सी के बीच में इंडेमनिटी, ठीक है, ठीक है। ए और ए ने पैसे दिए टू बी and B will return to A, that is the one contract. If suppose if B will not be returned, C will give to the A, then C have the right to collect the money from B. ठीक है, इस तरीके से ले लीजिए। तो एक कॉन्ट्रैक्ट यहां पे क्रिएट हुआ, 3 पार्टी 3 कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर? चलो, एक तो बात रही है गारंटी की। अब इसमें गारंटी के एस्पेक्ट्स में एक चीज और मैं बताता हूं। एक होता है पर्टिकुलर गारंटी, एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। पर्टिकुलर गारंटी इज अबाउट द पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट और पर्टिकुलर मनी। 5000 की गारंटी ले ली, किसी ऑब्जेक्ट की गारंटी ले ली, या फिर उसकी शादी है, भी शादी में जो सामान जरूरी हो उसे पहुंचा देना, मैं गारंटी लेना, वो पे कर देगा, इवेंट की गारंटी ले ली। एक होता है कंटिन्यूइंग गारंटी, काइंडली पे द टू द बी वट एवर यू वांट। आपने कंटिन्यूटी में गारंटी दे दी, या फिर आपने कहा कि 6 महीने तक जो मांगे वो देता रही हो, कंटिन्यूटी में चल रही है। या फिर आपने ये कहा कि 10,000 तक की गारंटी है, जितना जितना मांगता रहे देता रही हो, कभी 1000 ले गया, कभी 2000 ले गया, कभी 3 ले गया। अब पर गारंटी में कैपिंग है, 10,000 तक की है, 10 तक की तो लेगा। अगर 10 से ज़्यादा आप उसको पैसे देते हो, यू विल बी लाइबल फॉर इट। अपने आप सुलझना उससे। हाँ, 10 के लिए सी की गारंटी है कि 10,000 रुपये वो लौटा देगा आपको। क्लियर? ये तो रहा एक चीज, पर्टिकुलर गारंटी, पर्टिकुलर इवेंट, पर्टिकुलर अमाउंट की होगी। सी पे एक बात और हम कर लेते हैं कि इफ द बी फेल टू अमाउंट टू पे द ए, देन द सी हैव द ड्यूटी टू पे टू ए। ठीक है, जैसे ही सी ए को अमाउंट पे करेगा, सी विल बी पुट हिज स्टेप इन द शू ऑफ ए। सी तुरंत ही ए के जूतों में पैर रख देगा। इसका मतलब ये है कि अब जो अधिकार ए पे थे बी के खिलाफ अमाउंट ना पे करने पे, अब वो सी पे आ गए हैं। जैसे ही सी ने बी की ड्यूटी पे करी तो सी क्या बन गया? क्रेडिटर। अब सी बी को स्यू कर सकता है, लाइबिलिटी क्रिएट कर सकता है, पनिशमेंट क्रिएट कर सकता है, फाइन क्रिएट कर सकता है। जो कुछ ए कर सकता था अपने कॉन्ट्रैक्ट के तहत, अब वो सी कर सकता है। क्लियर? एक बात। दूसरी बात आप ये और समझना कि भाई जब ए ने बी को पैसे दिए सी के कहने पे, ठीक है, उसी टाइम पे ए के पास राइट आ गया, चाहे तो वो बी को स्यू करे, चाहे वो सी को स्यू करे, वो किसी से भी मांग सकता है पैसे।
ऐसा नहीं कि पहले डेप्टर के पास ही जाएगा, डेप्टर मना करेगा तब सी के पास जाएगा। वो इन दोनों में से किसी को बना सकता है पार्टी या फिर दोनों को ही बना सकता है। सर कंडीशन तो ये थी if B does not pay ना, then C pay and हाँ, you can say like that कि if B does not pay then C will be pay. If the A directly claim from the C कि I will not demand from the B, you kindly pay, then the C can claim from B, C ले लेगा B से, या फिर C उसको कॉल कर देगा कि भाई जा उसको पैसे दे के आ, वो दे आएगा उसे। A कैन क्लेम फ्रॉम द एनीवन। देखो A या तो B के खिलाफ केस गेड़ दे yes तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सपोज A ने C के खिलाफ केस गेड़ दिया तो व्हाट द C विल डू, C विल notify the court that B is also the person who is the actual debtor. I am the surety, B is the debtor, kindly make the B also the party. तब कोर्ट क्या करेगी, B को भी इसमें ऐड कर देगी। इतना कोर्ट जरूर कर सकती है। ए की पर मर्जी है, वो किसी के खिलाफ भी गेड़ देगी इस, okay sir ठीक है। ए के पास ये राइट है, ये स्टैट्यूटरी राइट है ए के पास, ठीक है। एक चीज ये होगी। अब हम थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि जो सी है, सी की जो श्योरिटी है वो कब कब खत्म हो सकती है। उसमें एक बड़ी अच्छी सी लिस्ट दे रखी है, आप उस पर थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना। मैं जस्ट सम ऑफ द पॉइंट विल शेयर विद यू कि सी की श्योरिटी कब खत्म होगी। एक तो डेथ से, सी रहा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। या फिर ए डिसअलाउ कर समथिंग, ए मेक अ फॉल्स एग्रीमेंट या फिर फॉल्स कंसेंट क्रिएट कर दे। ए ने बताया ही नहीं कि इस बात के पीछे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बातें सी से छुपा ली गई, फ्रॉडफुली ये कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया गया, तब सी उससे फ्री हो जाएगा। या फिर सपोज ए ने गारंटी दी थी 6,000 रुपये की, आपने उसको पहुंचा दी 10,000 रुपये, तो ए तो सी तो फिर 6,000 के लिए लाइबल होगा। ये नहीं कि आप 10,000 की लाइबिलिटी क्रिएट कर दें उस पर। इसके अलावा सी ने कहा था कि भाई 2 महीने के अंदर पैसे ले लीजिए, और आपने क्या करा, ए ने क्या करा कि बी को छोड़ दिया कि चल मैं तुझे माफ़ कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। फिर सी से कह रहे हैं कि भैया पैसे नहीं दिए, 6-7 महीने हो गए, तो यू ब्रीच द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। या फिर ए ने जो जिस कंडीशंस थी कि भाई उसकी शादी के लिए पैसे दे दिए, शादी के बाद भी वो पैसे दिए जा रहा है, इट्स मीन्स यू ब्रीच द कंडीशंस। तो गारंटी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक थिंग्स के लिए होगी, उसी चीज़ में पैसे दिए जाएं। उससे अलग आपका अगर बी से कोई रिलेशन है, किसी और एस्पेक्ट्स में पैसे दिए हैं, सी की श्योरिटी के बिना कोई पैसे दिए हैं, तो वो एक अलग कंसेप्ट है, कोई अलग एग्रीमेंट हुआ। सपोज ये ए और बी बाद में जाके कोई प्लॉट खरीदने लगे और बी पे कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं, तब कह दें कि भाई सी ने गारंटी तो दे रखी 6 महीने की, मैं तुझे दे दूंगा, तू कुछ पैसे मुझे दे दे, अब वो ले रहे, तो वो उनका जॉइंट वेंचर है, जॉइंट एक इन्वेस्टमेंट है, वो खुद जाने। सी की गारंटी उसके लिए नहीं थी, सी की गारंटी बी के बिजनेस के लिए थी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें। या फिर जब भी आप कुछ ऐसा करें, टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करें, यू हैव टू बी नोटिफाई द सी। आपने सी को नोटिफाई नहीं करा। दीज आर द थिंग व्हेन द सी आर कम आउट फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, ठीक है जी। दैट इज द थिंग विद द गारंटी। क्लियर यहाँ तक? चलो अगला है हमारा बेलमेंट। वैसे इंडेमनिटी के कौन-कौन से सेक्शन थे सर? इंडेमनिटी के बिल्कुल इंडेमनिटी इफ आई एम नॉट रॉन्ग 124 एंड 125 होने चाहिए। चेक कर लें एक बार। 125 124 120 ठीक है बिल्कुल। और फिर गारंटी आपकी 126 से स्टार्ट है, 126 ऑनवर्ड्स आपकी गारंटी रहेगी, एंड इट्स टिल विद द 144, ठीक है। 145 ऑनवर्ड्स आपकी बेलमेंट आ जाएगी। 126 to 124 नहीं होगा सर, आप ही होगा। क्या चीज़? 126 to 124 तो नहीं हो सकता ना? नहीं 144 सॉरी, है ना। फिर 145 से आपकी बेलमेंट आ जाएगी,
और उसके बाद एक 172 आई थिंक प्लेज आ जाएगा, तो 171 तक हो जाएगी बेलमेंट। ठीक है, के लिए 145 से स्टार्ट होगा फिर। हाँ 145 से लेके 171 तक देख लेते हैं, वेट अ मिनट। आप लिख लीजिए फिर, ये 148 से बेलमेंट स्टार्ट है आपकी 171 तक। ठीक है, और 172 से आपका प्लेज स्टार्ट है 181 तक। ठीक है, और 182 से लेके 238 तक आपकी एजेंसी रहेगी। क्लियर। और स्टार्टिंग के जो चैप्टर थे 1 to 75 वो हमने आपको बता ही दिए। ठीक है, 76 to 123 जो सेक्शन है ना कॉन्ट्रैक्ट के, दैट आर ट्रांसफर टू द सेल्स ऑफ गुड, सोगा में एक्ट में ट्रांसफर हो चुके, रिपील हो चुके, दैट आर नॉट नाउ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड 239 238 तक मैंने एजेंसी बताया आपको। 239 to 266 नाउ द पार्ट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। पहले सेल्स ऑफ गुड ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का ही पार्ट हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब इनका स्ट्रक्चर बढ़ने लगा देन दे आर रिमूव फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट और सेपरेट एक्ट उनका बना दिया गया। तो ये दो सेक्शंस आप कई बार ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। पार्टनरशिप का, क्योंकि पार्टनरशिप पहले कहाँ था, तो 239 to 266 में था। सोगा पहले कहाँ पे था, 76 to 123 था। क्लियर। 76 to 123 सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सोगा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, SOGA, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है जी, चलो बेलमेंट स्टार्ट करें। तो बेलमेंट 135 to 1 इन बिटवीन कौन सा रहेगा सर? 148 तक। 148 से लेके 171 तक है बेलमेंट। हाँ जी, ये तो है सर 141 तक। ठीक है, गारंटी के बाद 126 to 144 तक है सर। इन बिटवीन क्या है सर? 145 to 127। नहीं आप थोड़ा सा गलत हो गए, रुको मैं एक बार फिर से लिख करता हूँ। बेलमेंट यहाँ से लेते हैं 124 से लेके 125 इंडेमनिटी। ठीक है, 126 से लेके 147 नहीं नहीं 147 गारंटी। ठीक है, अब क्लियर है सारे। चलो बेलमेंट स्टार्ट करते हैं नाउ। Bailment is a contract in which one party A transfer his goods to B for particular time period. Temporary purpose के लिए A transfer to his goods to B and he have to be returned to it. Clear? That is a contract. Suppose A is a person, normal person, B is a tailor. A give his goods to B for altering his clothes. After the alteration, B return to it. या फिर A ने B ने A से अपनी उनकी कार मांगी for a day and they A give to him and after the work they return to the car. Clear? अब इसमें कंसिडरेशन जो है, अगर अल्ट्रेशन करा रहे हैं, कोई हम स्किल करा रहे हैं, कोई लेबर वर्क हो रहा है उसमें, देन वी हैव टू बी पे द अमाउंट वट एवर वी डिसाइडेड। अगर नॉर्मल हमने जनरल लव एंड अफेक्शन में कभी कोई चीज़ दी तो हम उसमें ये नहीं कह सकते कि कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि हमने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए दी है। वेन एवर आई गिव समथिंग टू द समवन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड विदाउट एनी लेबर वर्क फॉर हिज एंजॉयमेंट, आई डिड इट टू गेट द फेम एंड बेटर रिलेशनशिप बिटवीन देम। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं उसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हम अच्छा रिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फेम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अपनी काइंडनेस दिखा रहे हैं। लव एंड अफेक्शन जब होगा जब हम परमानेंट के लिए दे दें। जो भी ट्रांसफर होगा फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेरी ट्रांसफर होगा, टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन, नॉट द ओनरशिप। यहाँ पे पोजीशन और लिख लें आप। क्लियर? दैट इज द सिंपल रूल ऑफ बेलमेंट। अब बेलमेंट के इस रूल में क्या है
द पर्सन हु गिव द गुड्स इट्स कॉल्ड द बेलर, एंड द पर्सन हु गेट द गुड्स इट्स कॉल्ड द बेली। यहाँ पे अब आपको बेलर के राइट्स एंड ड्यूटीज कंफर्म होने चाहिए और बेली के राइट्स एंड ड्यूटीज कंफर्म होने चाहिए। जैसे कि इफ आई गो इन अ जनरल वे, व्हाट द ड्यूटीज ऑफ द बेलर, डिस्क्लोज करे भैया। एक तो जब मैं किसी को अपने गुड्स दे रहा हूँ तो उसके प्रोज और कॉन्स बता दूँ। सपोज मैंने अपनी कार दी, खराब है तो बता दें, ब्रेक काम नहीं करती, मिरर खराब है, जो वट एवर बी द रॉन्गफुलनेस विद देम, आई हैव टू बी इंश्योर द बेली कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे, कंप्लीट ट्रांसफर दे। ऐसा नहीं कि गाड़ी दे दी चाबी नहीं दी, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, और आपकी बोनाफाइड इंटेंशन के साथ ट्रांसफ़र हो। ऐसा नहीं कि उसको कोई नुकसान पहुंचाने के लिए आपने वो चीज़ ट्रांसफ़र करी है। वहीं अगर मैं बेली की बात करूं, सबसे पहले बोनाफाइड ट्रांसफ़र हो, आपकी बोनाफाइड इंटेंशन के साथ ट्रांसफ़र हो, ठीक है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र ना हो आपकी। इफ आई गो विद द बेली, बेली की क्या है, राइट यूज है। राइट यूज की दो बातें हैं, यूज ऑफ गुड और इन्फॉर्म्ड गुड, इन्फॉर्म्ड यूज। कि एक तो जो चीज़ आपने ली है उसका जो काम है वही काम उससे कराया जाए। अगर आपने नॉर्मल कार ली है, उसको क्या कहते हैं अपने, एक होता है कमर्शियल व्हीकल या फिर पिकअप व्हीकल, और एक होता है अपना नॉर्मल डोमेस्टिक व्हीकल, तो उसे डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज़ करें, उसे सामान ढोने के लिए यूज़ ना करें, जो उस गुड का वर्क है उसी चीज़ के लिए यूज़ करें। दूसरा इन्फॉर्म्ड यूज, कि अगर सामान भी ढो रहे हैं तो भैया पता हो बेलर को, कहा कुछ और है, यूज कुछ और कर रहे हो। इवन आपको, अब मैं अपनी आपको कार देता हूँ सपोज दिल्ली टू सोनीपत के लिए, दिल्ली से सोनीपत आप जा सकते हो, दिल्ली से गुड़गांव के लिए मैंने आपको कार दी, अब गुड़गांव से आगे ले गई, दैट इज़ रॉन्ग। अब गुड़गांव तक अगर कुछ होता है तो उसकी कंसेंट के साथ चल रहा है कि भैया कुछ गलती वलती होगी तो बेलर विल बी नॉट से एनीथिंग। बट अगर गुड़गांव के बाहर जाके आप उसका एक्सीडेंट करते हो, यू कंप्लीटली लाइबल फॉर इट, यू हैव टू बी पे ऑल कॉस्ट ऑफ देम। ठीक है, तो राइट यूज होना चाहिए और इन्फॉर्म्ड यूज होना चाहिए। सेकंड थिंग, टाइमली रिटर्न। जैसा जो टाइम फिक्स करा है उस पर वो रिटर्न करे, ठीक है, उसमें फिर ये ना करे कि आज अवेलेबल नहीं है, आज ये चीज़ नहीं है, उतनी उस पर पेनल्टी लग सकती है। अगर मिक्स्ड कर दी है आपने, सपोज मैंने आपको चावल दे के गया और आपने मेरे अपने दाल के साथ मिक्स कर ली, तो या तो अगर वो अलग हो सकती है तो सेपरेट करके मुझे मेरे चावल वापस कर दें, अगर हो सकती है, उस सेपरेशन में जो कॉस्ट लगेगी यू हैव टू बी बियर इट, क्योंकि आपने मिक्स करी है। अगर सेपरेट नहीं हो सकती तो जो मेरे चावल की कॉस्ट थी वो आप मुझे रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करें, अनफेयर यूज ना करें, अपने गुड्स के साथ मिक्स ना करें, टाइमली रिटर्न करें विद इंटरेस्ट या बेनिफिट के साथ रिटर्न करें। सपोज मैंने आपको अपनी गाय दी थी और मैंने कहा कि 1 महीने बाद ले लूँगा, अब 1 महीने में गाय को बछड़ा हो गया, गाय है वह बेबी, ठीक है, बछड़ा बोलते हैं हमारे यहाँ उसे। अब वो उसके बेबी के साथ रिटर्न हो, ये नहीं कि भाई आपने तो गाय दी थी गाय ले जाइए, ठीक है। जो बेनिफिट उस पर अपने आप क्रिएट होंगे वो उसके साथ ही दिए जाएंगे, क्लियर। और एक यहाँ पे आपका राइट क्या बनता है, यू कैन क्लेम योर लेबर, जो भी आपने उस पर काम करा है, जो कॉस्ट करी है, यू हैव टू बी क्लेम। और यहाँ पे इसकी क्या ड्यूटी बनती है, पे द लेबरर्स वर्क, पे द अलाउंसेस वट एवर द डिमांड बाय द बेली, क्लियर। दैट इज द बेलर एंड बेली कंसेप्ट। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलो एक छोटा सा यहाँ पे हम कंसेप्ट समझेंगे प्लेज का। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्लेज, एक होता है मॉर्टगेज। बड़ी सिंपल सी बात है कि वेन एवर यू रेज मनी फ्रॉम द मार्केट यू विल गिव समथिंग एज अ सिक्योरिटी टू द लैंडलॉर्ड एंड टू द क्रेडिटर। आपने कुछ चीज़ एज ए सिक्योरिटी रखी,
क्लियर? आपने मार्केट से पैसा लिया, किसी क्रेडिटर से पैसा लिया, क्रेडिटर ने कहा कि भाई कुछ गिरवी रख दे, सिक्योरिटी रख दे, आपने कुछ सिक्योरिटी रखी। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी रखते हो लाइक अ रिंग, हाँ 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 जी बोलिए। हाँ जी सर बोलो तो। हाँ, मूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप सिक्योरिटी में रखते हो लाइक अ रिंग, लाइक अ नेकलेस, लाइक अ बाइक, कार, तो उसे तो बोलते हैं हम प्लेज। ठीक है? अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटी पे रखते हो, कोई लैंड रख दी, हाउस रख दिया, हाउस के प्रॉपर्टीज डॉक्यूमेंट्स रख दिए, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स रख दिए, उसे बोलते हैं मॉर्गेज। क्लियर? बिल्कुल। अब इनसे हम बेलमेंट में पढ़ इसलिए रहे हैं, मॉर्गेज को तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी डील करता ही है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट मॉर्गेज के लिए अलग है। और एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट का जो पोर्शन है स्पेसिफिकली ये बेलमेंट पोर्शन, वी आर प्राइमरली विद द मूवेबल प्रॉपर्टी, ऐसा जनरल रूल नहीं है, बट प्राइमरली मूवेबल प्रॉपर्टी के साथ है। ठीक है? तो प्लेज में जब आपने किसी को कोई प्रॉपर्टी दी, ए बी, इसने इसको प्रॉपर्टी गिरवी रखी, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी, और बी ने इसको अमाउंट पे कर दिया। ठीक है? अब जब बी ए अपना उनका अमाउंट इंटरेस्ट के साथ लौटा देगा, ये प्रॉपर्टी दे देगा। तो जब प्रॉपर्टी रखी तो ये लाइक का बेलमेंट हो गया कि आपने कोई प्रॉपर्टी फॉर टाइम बिंग दी है, टेम्परेरी पर्पस के लिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं है तो लाइफ टाइम हो जाएगी, पर फॉर द नाउ ऑनवर्ड्स इट्स फॉर अ टेम्परेरी पर्पस। क्लियर? अब द पर्सन हु गिव द प्रॉपर्टी इट्स कॉल्ड द प्लेजर, एंड द पर्सन टू whom गिव इट्स कॉल्ड द प्लेजी। यहाँ पे फिर प्लेजर और प्लेजी की वही राइट्स एंड ड्यूटी आएंगे कि भैया डिस्क्लोज करे, सारी बातें बताए, यूज़ बताए, इफेक्ट्स बताए। प्लेजी की है कि ठीक से यूज़ करे, उसको खोए ना, संभाल के रखे। अगर प्लेजी पे टूट जाती है विद द टाइमिंग, देन ही हैव टू बी रिपेयर इट, फिक्स इट। ठीक है जी? दैट इज द प्लेज। अब हमारा कंसेप्ट आता है एक एजेंसी का, दैट इज द लास्ट टॉपिक रिगार्डिंग द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए क्या बताया था? इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए हम मॉर्गेज करते हैं, इमूवेबल के लिए, और वो डील होती है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से, टीपीए से बोलते हैं हम। ठीक है? चलो एजेंसी पे हम आते हैं। एजेंसी इज अ थिंक, एजेंसी एंड द एजेंट्स आर द मेंबर ऑफ अ एजेंसी। इन दिस कॉन्ट्रैक्ट देयर इज अ थ्री पार्टी। फर्स्ट इज द ए हु इज द प्रिंसिपल, या फिर मैं कह दूँ ओनर ऑफ अ शॉप। बी ही इज द एजेंट, या फिर मैं कहूँ वर्कर ऑफ अ शॉप। एंड सी इज द कस्टमर, या फिर मैं कहूँ क्लाइंट, जो भी चीज है। बी इज द पर्सन हु रिप्रेजेंट द ए बिफोर द क्लाइंट। द पर्सन हु रिप्रेजेंट द ओनर बिफोर द क्लाइंट इज कॉल्ड द एजेंट। ठीक है? अब बी जो कुछ करेगा, जो कुछ कहेगा, उसके लिए डायरेक्टली ए लायबल होगा। बी ने जो कुछ कहा, अब आपने किसी को एज अ एजेंट रिकॉग्नाइज करा, उसको अथॉरिटी दी, तो अब आप कल को ये नहीं कह सकते जी वो तो आपका बी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुझसे तो नहीं हुआ था। वट एवर द एक्ट डन बाय द बी, इट मेक द डायरेक्टली लायबल टू द ए। क्लियर वन थिंग? ये उसमें हर चीज में लायबल होगा। या तो एजेंट रखो मत, खुद ही डील करो। अगर आपने एजेंट रखा, उसकी मेंटेलिटी, उसके थॉट प्रोसेस पे आपने विश्वास करा, तो अब वट एवर ही डू यू विल बी लायबल फॉर हिम। सी से ये नहीं कहा जाएगा कि मुझसे तो आपकी कभी मुलाकात ही नहीं हुई। एक चीज। अब इसमें दो बातें हैं। बी जो भी काम करेगा, अगर वो विद इन द जुरिडिक्शन करता है तो ए लायबल होगा। अगर आउटसाइड द जुरिडिक्शन करता है, अल्ट्रा वायरस एक्ट करता है, उसके लिए ए की कोई लायबिलिटी नहीं है। सपोज शॉप में आए, किसी कस्टमर के साथ ईव टीजिंग करे, मिसबिहेव करे, देन ए विल नॉट बी लायबल। लेकिन कोई रेट बता दिया इसने, वो रेट अब कंफर्म होगा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट उसने क्रिएट कर दिया, कोई प्राइस कंप्लीट कर दिया, देन इट विल बी फिक्स्ड विद द सी। अब ये नहीं कह सकता कि नहीं जी ये तो अलग है, इसे तो रेट पता ही नहीं है। अभी आपने एजेंट रखा, अब इसे पता है, और आपके काम के बीच में ये काम करा उसने, विद इन द वर्क पावर लिमिट में ये काम हुआ है। क्लियर? दैट इज विद द एजेंसी। वन थिंग इज दैट। अनदर थिंग इज दैट एक्सप्रेस और इम्प्लाइड।
कुछ काम तो ऐसे हैं जो एक्सप्रेसली आपने एजेंट को दिए, एक्सप्रेसली, अब आप उनसे मुकर नहीं सकते। ठीक है, आपने एजेंट रखा, इन चीज़ों के लिए रखा, उसकी ड्यूटी सर्टिफाइड है, सी ने उन्हीं किसी काम में से एक काम उसके साथ करा, तो अब आप उससे मुकर नहीं सकते कि जी मैंने ये नहीं कहा था। कुछ वर्क ऐसी है इम्प्लाइडली, आपने बी को रखा और सी ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया ऑन दैट थिंग कि ए इज द प्रिंसिपल ऑफ हिम, सिंपली इम्प्लाइडली आपने अब कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि सपोज कि मैं किसी को प्रॉपर्टी बेचने का राइट दूँ अपने, भाई मेरी प्रॉपर्टी मुझे बेचनी है और तू ना कोई वो लिया, से बायर लिया, और सी की बात होगी, बी ने सी से बात कर ली, सी से एडवांस ले लिया और कम पैसे में लिया आया वो बायर। सपोज ए ने कहा कि मैं 5 लाख तो कम से कम लूँगा, 5 लाख का बायर लिया, ये लिया है 4.5 लाख का। तो अब बी मना नहीं कर सकता, ए मना नहीं कर सकता कि नहीं जी मैंने तो 5 लाख की से अथॉरिटी दी थी। अब तूने उसे दी ना अथॉरिटी, हमें तो पता नहीं, हमें ये पता है कि तू इसका ओनर है, तेरी दी हुई टी शर्ट, तेरी दी हुई यूनिफॉर्म ये पहन के आया है। अब इनसाइड डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता, वो तुम अपना ए और बी के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, बी को इश्यू करियो, अब मैं 4.5 लाख रुपए की प्रॉपर्टी लेने आया हूँ, 2 लाख रुपए ऑलरेडी एडवांस है, प्रॉपर्टी अब मेरी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे इम्प्लाइड चीज़ है। देखो कोई चीज़ ऐसी है कि एक्सप्रेसली नहीं है, जैसे कि सपोज मैंने बी को एज अ प्रॉपर्टी एजेंट रखा हुआ है कि मेरी प्रॉपर्टी बेच दियो, और बी भी एक मेरी गाड़ी आता है और सबको पता है कि मैंने प्रॉपर्टी के लिए रखा हुआ है, तो यहाँ पे सी ये नहीं कह सकता जी ये तो इसमें इम्प्लाइड जिम्मेदारी है इसकी। जब मैं साफ साफ लिख रहा हूँ प्रॉपर्टी फर्म है मेरी, प्रॉपर्टी में डील करते, तो बी कल को कोई भी गाड़ी बेचे मैं उसमें डील ही नहीं करता। ठीक है, वो तो एक्सप्रेसली बात होगी, लेकिन इनसाइड द प्रॉपर्टी की क्या कमेंट्स है वो मुझे थोड़ी ना पता होगा, वो कस्टमर को नहीं पता होगा, तो वो एक्सप्रेस नहीं है कस्टमर के साथ, वो इम्प्लाइड है कि जो भी बी कहेगा वो ही होगा। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड जो क्वेश्चंस आते होंगे प्रॉब्लम बेस्ड, तो उसमें आपको ये देखना है कि जो बी की जो ड्यूटी है वो किस तरीके से, देखो चीज़ें बड़ी सिंपल से समझेंगे। बी जो है वो किस परफॉर्मा में ड्यूटी कर रहा है, एक मेरी प्रॉपर्टी फर्म है, ठीक है, और साफ मेरा बिजनेस है प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज का। एक प्लॉट है, मैंने बी से कहा भैया 5 लाख कम से कम इसमें इसको बिकवा दे 5 लाख में, बी ले आया ग्राहक 4.5 लाख रुपए का और एडवांस ये ले चुका है। अब ए जो है मना नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए, अब उसे वो खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली जो बात है ना ये इनसाइड द पार्टीज है, फर्म के अंदर की बात है, ये बाहर किसी को नहीं पता होगी। ठीक है, अब यहीं पे ए की प्रॉपर्टी फर्म है, बी क्या करता है ए की कार को सेल कर देता है, जबकि ए के पास कोई राइट, बी के पास कोई राइट नहीं है, ना उससे बोला गया सेल करने के लिए, वो सेल कर देता है। अब जब सी उससे खरीदता है कार, तो सी ये नहीं कह सकता कि जी आपका एजेंट है इसलिए मैंने खरीदी, क्योंकि वो एक कह देगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी फर्म है, इतना तो देख लेता। ये तो एक्सप्रेसली है ना, ये चीज़ तो मैनिफेस्टली दिख रही है। जो चीज़ मैनिफेस्टली दिख रही है कि मेरी प्रॉपर्टी फर्म है, मेरा एजेंट आएगा तो प्रॉपर्टी की बात करेगा। कार फर्म तो मेरी है नहीं, कार डीलर मैं हूँ नहीं, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तो ये तूने कैसे ले लिया और कैसे बी पे विश्वास कर लिया? ये तुम दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है, तू एक्सप्रेसली मूर्ख बना है सारी चीज सामने देखते हुए भी। क्लियर? तो वो एक्सप्रेस है। अब ये वाली जो बाउंडेशन इस पे आई, जो इस वाले केस में प्रॉपर्टी वाले केस में जो ए के ऊपर आई, वो इम्प्लाइड आई कि भैया एजेंट तो तू नहीं रख रखा है, लोगों को क्या पता है कितने में बेचनी कितने में ना बेचनी। ड्यूरिंग द वर्क उसने ये काम कराया ना, उसकी जुरिडिक्शन में था प्रॉपर्टी बेचना, बेच दी उसने। लेकिन जो ये दूसरी वाली बात है, ये एक्सप्रेसली आई कि भैया एक्सप्रेसली तो था ही नहीं, वो प्रॉपर्टी फर्म है, कार फर्म तो है नहीं। क्लियर यहाँ पे ये बात? भाई मैम दो तरीके के डिफेक्ट होते हैं इफ़ यू रिमेंबर, कि एक तो आप उसे इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हो देख के, एक होता है कि वो इजीली रिकॉग्नाइज नहीं हो सकता, उसे एक्सपर्ट की तहत ही देख सकते हैं।
तो कोर्ट ये कहती है भैया जो सामने सामने डिफेक्ट दिख रहा है उसके लिए तुम खुद लायबल हो, उसे मैं फ्रॉड में नहीं गिनूंगा। जब सामने दिख रही है प्रॉपर्टी फर्म है, कार बेचने वो आया है उसका एजेंट, तो उसके एजेंट के बिहाफ पे आप कैसे कार खरीदेंगे जब वो काम उसकी प्रॉपर्टी बेचने का है? तो सामने सामने दिख रहा था डिफेक्ट, फिर भी आपने उससे कार खरीदी, तो एक ही कोई लाइबिलिटी नहीं है। ठीक है, एक होता है कि एक्सपर्ट डिफेक्ट, कि भाई उसे आप रिकॉग्नाइज ही नहीं कर सकते। ठीक है, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए इनसाइड की एग्रीमेंट पता हो, वो हर किसी को पता नहीं रहती कि वे प्रॉपर्टी फर्म में प्रॉपर्टी बेचने आया, अब कितने की बिकनी कितने की ना बिकनी वो एजेंट अपने आप देखेगा। क्लियर? आप बस ये देख लो कि वो जो काम कर रहा है और जो दूसरा बंदा उसमें फंस रहा है, वो उसके काम में ही फंस रहा है कि या फिर काम से बाहर जाके कोई काम में फंस रहा है। अगर एजेंसी के काम में ही के अंदर ही व्यक्ति फंसता है तो एजेंसी लायबल है, लेकिन वो एजेंसी से हट के काम करता है, एजेंसी के मैनिफेस्टो एजेंसी के पोर्टफोलियो से हट के काम कर रहा है, तो एजेंसी लायबल नहीं होगी। ठीक है जी, चलो एक चीज और समझनी इसमें थोड़ी सी, कि ए है ओनर, बी है एजेंट और सी है क्लाइंट कस्टमर। अब जब बी और सी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, at that time C is not aware about that he is the agent, he is doing the work under the someone else and he have no idea about the owner। उसे लगता था कि B ही सब कुछ है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है और A को भी नहीं पता C को भी नहीं पता, तो उसमें C की लायबिलिटी नहीं बनती। क्लियर? अगर B ने किसी के सामने इस तरीके से रिप्रेजेंट करा कि मैं ही मालिक हूं जी, मैं किसी का एजेंट वेजेंट नहीं हूं, और सी ने भी बी पे इसी विश्वास में कॉन्ट्रैक्ट कराया कि वो ही मालिक है, अब बाद में पता पड़ता है कि भैया साइन करवाने ए के पास जा रहा है, मालिक तो कोई और है, तो ए की कोई लायबिलिटी नहीं है। अब बी ने अपनी एजेंटशिप से बाहर आके काम करा है, बी खुद लायबल होगा अब। लेकिन बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट अगर ए अपने आप को रिजेंबल कर दे कि नहीं नहीं मालिक मैं हूं, तो ए लायबल होगा, और फिर भी साइन कर रहा है सी भी और ए भी, तो ए लायबल हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने तक और कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ए ने बताया ही नहीं कि रियल ओनर कौन है, तो भैया बी लायबल है। ठीक है, ना ए को पता चली ना सी को पता चली, अनटिल अनलेस कि बी आर डूइंग द होल वर्क इन द अम्ब्रेला ऑफ ए। अगर ए के अम्ब्रेले में ये काम हो रहे हैं, ए को पता है, तो ए लायबल हो जाएगा। अगर ए को भी नहीं पता सी को भी नहीं होता, तो बी और सी का अपना पर्सनल मैटर है, फिर बी और सी आपस में पार्टी बनेंगे बस, और कोई बनेगा नहीं। क्लियर? दैट इज विद द एजेंसी। ये तो इसकी कोर बातें थी। इसके बाद थोड़ी एक दो चीजें, अच्छा एक चीज और रहेगी, पहले उसे बता दो डेलीगेशन का, कि भाई ए है, ए ने अपना एजेंट बनाया बी को, और बी ने सपोज किसी तीसरे को बना दिया सी को, सब डेलीगेट कर दिया काम। वैसे तो एजेंसी कैन नॉट बी डेलीगेट, एजेंट द्वारा किसी और को नहीं बना सकता इंडियन लॉ के तहत। लेकिन अगर ए की कंसेंट है, ए की कंसेंट है कि हाँ भाई किसी और को भी सब डेलीगेट कर सकता है, देन ए विल बी लायबल, आल्सो लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सी। क्लियर? अदरवाइज अगर ए की बिना कंसेंट के, बिना उससे बात करे बी सी से काम करवाता है, तो देन बी ओनली विल बी लायबल फॉर द एक्ट ऑफ सी। फिर ये दोनों प्रिंसिपल और एजेंट हैं। ठीक है, फिर बी अकेले लायबिलिटी देखेगा उसकी। ठीक है जी, एक चीज ये। इसके अलावा बस छोटी छोटी चीजें हैं कि भाई एक हमने प्रिंसिपल पढ़ा है और एक एजेंट है, इसकी राइट्स एंड ड्यूटीज समझ लेना, और इनकी राइट एंड ड्यूटीज डायरेक्टली लिस्ट आउट कर रखी है। जैसे प्रिंसिपल की सिंपल सी बात है कि सारी चीज़ डिस्क्लोज करके रहे, जो उसे कंसिडरेशन या फिर मैं कहूँ कि जो कमीशन है। अच्छा एक चीज़ और है, एक और ध्यान रखना कि एजेंसी में नो कंसिडरेशन, यहाँ पे कंसिडरेशन नहीं होता, यहाँ पे कमीशन होता है। ठीक है,
तो एजेंसी एक तरीके से एक्सेप्शन है उस रूल का, जहाँ पे हमने सेक्शन 25 में पढ़ा था कि कंसिडरेशन इज द एसेंशियल इंक्रीमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द कंसिडरेशन इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, बट एजेंसी इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द नो कंसिडरेशन अवेलेबल। ठीक है, कंसिडरेशन यहाँ पे कुछ नहीं होता कि इतना पैसा देगा ही देगा या फिर इतना कमीशन होगा, कई बार कुछ भी नहीं देते, एजेंसी में अलाउड है। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई कमीशन फिक्स कर रखा है तो भैया वो कमीशन दे दे, सारी चीज़ इन्फॉर्म करता रहे उसे, ये प्रिंसिपल्स की राइट्स एंड ड्यूटीज़ में आएंगे। एजेंट्स की बात ये है कि जो उसके स्किल्स हैं, सबसे पहले जिस स्किल्स के लिए वो हायर करा हुआ है वो सारे स्किल्स लगाए अपने वर्क में, अकाउंट मेंटेन करे, अकाउंट हमेशा क्लियर हो, इन्फॉर्म करता रहे प्रिंसिपल को कि दीज आर द थिंग, दीज आर द थिंग, बेटरमेंट ऑफ द एजेंसीज के बारे में सोचे, बेस्ट वर्क दे अपना। दीज आर द सम ऑफ द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द एजेंट एंड एजेंट्स। क्लियर? So these are the concept regarding the special contract where we covered the concept of the indemnity, guarantee, bailment, pledge and agency. What you need to do, you have to go through with the every aspect and the every section of Indian Contract Act. Then when you will come to class, next class of the Indian Contract, and we will discuss the doubt. Clear? Chalo. Anything else? Okay then, bye.